चलिए लिंक भेजिए सुंदर भाई, अपने हो गया बस ये दो आ रहा है ना इसकी, ये दो ना। ठीक, रिकॉर्डिंग कर दी आपने शुरू। चलो, गुड मॉर्निंग क्लास। कोई बाहर तो नहीं है? तो अंदर है ना? ठीक है, चलो हम स्टार्ट करते हैं। कल हम क्या कर रहे थे, कुछ आइडिया आप लोगों को याद है कुछ? पल्लव कर रहे थे हम, उनके मंदिर समूह कर रहे थे ना, मैंने आपको बताया था। है? हाँ, स्थापत्य कला ना, उसकी मंदिर बता रहा था मैं आपको, और मैंने कहा था कि एक मिनट, कि उन्हें द्रविड़ शैली पल्लव शासकों को ही देने, और इन्हें 4 मंदिर समूहों का निर्माण किया था। 2 मंदिर समूह में लिखाए थे आपको, 2 बच्चे थे। ठीक है, इसके डायरेक्ट आपको ये पूछे जाते हैं क्वेश्चन कि किस डायनेस्टी के मंदिर है, अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा, और कहाँ पे स्थित है, ये पूछा जाता है अधिकतर बार। ठीक है, तो आपको एग्जैक्ट याद रखना है कब किसने किए थे। ठीक है, तो हमने 2 किए थे। हमने लिखा था महेंद्र गुप्त नरसिंह ग्रुप लिखे थे। अब लिखना अगला राज सिंह ग्रुप। ठीक है, राजसिंह समूह के मंदिर, इनके मंदिर हम देखते हैं, इन्होंने कहाँ कहाँ पे मंदिरों का निर्माण कराया था। ठीक है, राजसिंह मंदिर समूह। मैं पहले बता चुका हूँ, जितने भी मंदिर समूह है, हर किसी राजा के नाम पे, जो जिस राजा ने मंदिर बनाए थे उसके नाम पे उस समूह का नाम पड़ा है। ठीक है, तो पहला मंदिर लिखना है, बहुत इंपॉर्टेंट मंदिर है ये वाला। लिखना शोर मंदिर। शोर। शोर टेम्पल समूह बोलते से, शोर मंदिर। ठीक है, एक है इसके नीचे लिखना ईश्वरा मंदिर। तीसरा है मुकुंद मंदिर। ठीक है, तीनों लिखना, शोर मंदिर, ईश्वरा मंदिर और मुकुंद मंदिर, तीनों। ठीक है, ये तीनों लिखना महाबलीपुरम में है तीनों। महाबलीपुरम, जिसे हम मामल्लपुरम भी बोलते हैं, क्योंकि नरसिम्हा ने बनाए थे, उनका टाइटल मामल्ल था। ठीक है, 3 ये थे। एक दो और लिखते हैं इनके। एक लिखना पन्ना मलाई मंदिर। पन्ना मलाई मंदिर। पन्ना मलाई मंदिर, ये आपका अरकोट में है। ठीक है, महाबलीपुरम, अरकोट, ये सब आपके तमिलनाडु में पड़ते हैं। ठीक है, यह है पन्ना मलाई मंदिर, ये अरकोट में है। और आखिरी लिखना इसमें कैलाशनाथ मंदिर। कैलाशनाथ मंदिर, ये कांची में है। कांची भी तमिलनाडु में है। ठीक है, तो ये 5 मंदिर आपको याद रखना है। पहला आपका शोर मंदिर, ईश्वरा मंदिर, मुकुंद मंदिर महाबलीपुरम में, पन्ना मलाई मंदिर अरकोट में, और लास्ट में कैलाशनाथ मंदिर कांची में। ये सभी जगह तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, क्लियर है? तो तीसरा समूह ये था, और आखिरी समूह लिखेंगे नंदी वर्मन समूह। नंदी वर्मन समूह के मंदिर। नंदी वर्मन समूह के मंदिर। ठीक है, नंदी वर्मन समूह के मंदिर। इसमें 2 लिखेंगे हम, एक तो इनके मुक्तेश्वर मंदिर है। मुक्तेश्वर मंदिर, दूसरी है मतंगेश्वर मंदिर। मुक्तेश्वर मंदिर और मतंगेश्वर मंदिर दोनों कांची में है। माँ है, माँ मुक्तेश्वर और मतंगेश्वर। और ना, एक पहले मैंने आपको लिखा रखा है, यहाँ पे रिपीट कर लेते हैं। 3 लिख लो। ठीक है, एक मुक्तेश्वर मंदिर है, एक मतंगेश्वर मंदिर है, तीसरा वैकुंठ पेरुमल मंदिर है। ये तीनों आपके कांची में स्थित है। कांची।
क्लियर है? तो ये इनके देखो हमने 4 समूह के पढ़े, महेंद्र वर्मन, नरसिंह वर्मन, राज सिंह और नंदी वर्मन वाले हमने पढ़े। इनके मैंने सारे मंदिर लिखा है आपको जो इंपॉर्टेंट है और किस किस प्लेस पे है, ठीक है। क्वेश्चन बहुत इस पे सटीक आएगा कि या तो ये पूछा जाएगा किस डायनेस्टी के मंदिर है, या फिर किस राज समूह के मंदिर है, या फिर इसकी स्थिति कहाँ पे है, ये पूछा जाता है, ठीक है। और इसमें ना देखो एक स्थापत्य कला भी इनकी इंपॉर्टेंट है। इन्होंने एक महाबलीपुरम में पत्थर है बहुत बड़ा, उस पत्थर में इन्होंने वो कर रखी है, चिनाई कर रखी है, उसमें अर्जुन को तपस्या करते हुए दिखाया गया है, और उसमें ऊपर से गंगा का नीचे आरोहण हो रहा है, ठीक है। आप अपने मोबाइल में देखना कभी। तो बहुत अच्छा वो स्थापत्य कला है, तो वो लिख लो, वो सिंपल क्वेश्चन आता है डायरेक्ट। तो एक लाइन जोड़ देना इसमें नीचे। आ, आ, इसके अतिरिक्त इसके अतिरिक्त पल्लव काल में पल्लव काल में स्थापत्य कला भी काफी उत्कृष्ट, स्थापत्य कला भी काफी उन्नत अवस्था में थी। काफी उन्नत अवस्था में थी। इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण उदाहरण महाबलीपुरम से प्राप्त गंगा का अवरोहण, या इसे हम बोलते हैं अर्जुन की तपस्या। गंगा का अवरोहण या अर्जुन की तपस्या शिला स्थापत्य है। शिला स्थापत्य है, ठीक है। तो ये आपके पल्लव वंश के कुछ मंदिर थे, और ये बहुत ही बेहतरीन एक स्थापत्य कला का बेजोड़ नमूना दिखता है महाबलीपुरम में अर्जुन की तपस्या, या फिर जिसे हम अवरोहण ऑफ गंगा के रूप में भी जानते हैं। क्लियर इतना? तो ये आपके पल्लव वंश थे। पल्लव वंश में आपको पहले ही बोल चुका हूं, हमारे राजा उसकी उपाधि आपको याद रखनी है, और मंदिरों का खासतौर पर याद रखना है, मंदिर पूछे जाते हैं, ठीक है। अब देखिए मध्यकालीन भारत में अब जो आखिरी वंश आता है चालुक्य है, जो मैंने आपको बताया पहले। इसके बाद हमारे मध्यकालीन भारत खत्म है। एक्चुअली ना मैं आपको कल एक डायग्राम से बताया था, पल्लव और ये चालुक्य, चोल, चेर, पांड्या सब एक साथ चलते रहते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। तो हम ये पल्लव और चालुक्य यहाँ पे हम कंप्लीट करेंगे। तो फिर हम ना केवल मध्यकालीन भारत में पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट और चोल पढ़ेंगे केवल, ठीक है। तो बहुत ईजी हो जाता है। और जैसे आपका पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट खत्म हो जाएंगे, उसके बाद तो बहुत ईजी, आप केवल सल्तनत काल, मुगल काल पढ़ोगे, मध्यकालीन भारत खत्म है, ठीक है। बहुत ईजी जाएगा वो। तो हम डालते हैं हेडिंग चालुक्य वंश। देखो ऐसे से बना लेना, मैं आपको 4 बताता हूँ उसमें। चालुक्य वंश ना 4 जगहों पे स्थित था भारत में। एक था गुजरात में, उन्हें बोलते थे अहिल्यवाड़ के चालुक्य, अहिल्यवाड़ के चालुक्य, ठीक है। ये भी लिख देना, बाद के टाइम पे इन्हें सोलंकी वंश भी कहा गया, ठीक है। इन्होंने ना बाद में जैन में माउंट आबू में एक बहुत फेमस मंदिर है ना, पता है आपको? माउंट आबू कहाँ है? राजस्थान में है, सही कह रहे हो। और वहां पे एक बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, दिलवाड़ा के जैन मंदिर, सुना है आप लोगों ने? दिलवाड़ा के जैन मंदिर वहां पे बहुत, यस यस। ठीक है। तो दिलवाड़ा के जैन मंदिर इन्हीं के शासनकाल में बने थे। किस राजा ने बनाए थे वो बाद में लिखाऊंगा आपके। तो ये अहिल्यवाड़ के चालुक्य है, ठीक है। इनकी एक लड़ाई मोहम्मद गौरी से भी हुई थी, एक राजा की, मूलराज टू की। वो इन्हें मोहम्मद गौरी को बढ़ाया था 1178 में, ठीक है, लिखेंगे बाद में। अहिल्यवाड़ के थे। फिर थोड़ा नीचे आओगे महाराष्ट्र की शायद, उन्हें बोलते थे हम कल्याणी, या फिर इन्हें हम पश्चिम के चालुक्य भी कहते थे, ठीक है। क्योंकि महाराष्ट्र पश्चिम पड़ गया, तो कल्याणियां
पश्चिम के चालुक्य कहते थे। इसके अतिरिक्त तीसरी जो ब्रांच थी वो थे, जो हम लिखते हैं पुलकेशिन टू वाले, वातापी या बादामी भी बोलते हैं इस जगह को, बादामी के चालुक्य। ठीक है, मैं बता चुका हूँ वातापी या बादामी के चालुक्य के महान राजा थे पुलकेशिन टू। और इन चारों वंश में जो सबसे शक्तिशाली, सबसे लेट तक रहे, वो वातापी के चालुक्य थे। ठीक है, और एक रहते हैं आपके उड़ीसा में वेंगी के चालुक्य। वेंगी के चालुक्य। तो ये चार वंश हम चालुक्यों के देखते हैं भारत में, अहिल्याबाड़ के, कल्याणी के, वातापी के और वेंगी के। क्लियर? ठीक है। अब देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ यहाँ पे। इनमें जो सबसे महान थे, सबसे शक्तिशाली थे, वो वातापी या बादामी के चालुक्य थे। इनमें से जो राजा थे ना, एक पुलकेशिन टू, उन्होंने ये सारे वंश स्थापित किए थे। वो पूरे भारत जीतते गए। तो अलीवाड़ में एक चालुक्य बैठा दिया, कल्याणी में चालुक्य बैठा दिया, वेंगी में चालुक्य बैठा दिया। ठीक है, पुलकेशिन टू मेन व्यक्ति थे। तो हम जो मेनली पढ़ेंगे, हम मेन पढ़ेंगे वातापी या बादामी के चालुक्य। बाकी मैं इन तीनों चालुक्यों के आपको कैपिटल लिखा दूंगा, और किसने स्थापना की थी वो लिखा दूंगा। और लास्ट में चार पांच नोट देके इस बीच को मुख्य दरबारी थे, किन्होंने कौन सी किताबें लिखी, कौन से मंदिर बनाए, वो लिख लेंगे हम। ठीक है, तो इसमें हमारा कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर इतना? तो ये चार वंश इनके चालुक्य के थे। हम हेडिंग में लिखेंगे वातापी या बादामी के चालुक्य, सबसे इंपॉर्टेंट। हेडिंग देना वातापी, दूसरा बताया चुका उनका नाम क्या है, बादामी के चालुक्य। मोटा मोटा इनका टाइम पीरियड जो रहा वो रहा 543 एडी से 755 एडी। ठीक है, तो ये वातापी के चालुक्य की हम बात करेंगे। ठीक है, सर 543 से 755। हाँ 543 से 755 एडी। ठीक है, मैं आपको वैसे ही बता चुका हूं। देखो, चालुक्य ना पूरे भारत में फैले थे। अहिल्याबाड़ का हो गया गुजरात में, कल्याणी का हो गया महाराष्ट्र में, वातापी हो गया आपका कर्नाटक में, और वेंगी हो गया उड़ीसा में। ठीक है, तो लगभग लगभग पूरे भारत में। दक्षिण भारत तो, पश्चिम तो पूरा कवर ही है। यहाँ पे इन्होंने गुजरात कवर कर दिया, यहाँ पे इन्होंने महाराष्ट्र कवर कर दिया, ठीक है, यहाँ कर्नाटका वाला इलाका कवर कर दिया, और यहाँ उड़ीसा वाला इलाका कवर कर दिया। तो इसलिए चालुक्यों का लगभग दक्षिण भारत में बहुत बड़े भूभाग पे आधिपत्य रहा था। और ये सब श्रेय जाता है पुलकेशिन टू को। ठीक है, सर ये बादामी वाला कहाँ पे है, कर्नाटक? हाँ कर्नाटक हो गया, बादामी या वातापी कर्नाटका का एरिया होगा। ठीक है, तो ये लिखेंगे हम। अब हेडिंग डालते हैं हम, चालुक्य, सॉरी वातापी या बादामी की चालुक्य। एक एक करके राजा लिखते हैं। सबसे पहले राजा लिखते हैं इनका जयसिंह। ठीक है, मैं बहुत डीप में नहीं जा रहा हूँ, इंपॉर्टेंट बातें लिखेंगे हम जो प्री के मतलब के लिए आपकी। जयसिंह के बारे में लिखना केवल एक चीज, इस वंश के संस्थापक। ये संस्थापक लिख लेवल, ये इस वंश के संस्थापक थे। ठीक है, अगले राजा आते हैं कीर्तिवर्मन। ठीक है, कीर्तिवर्मन वन लिख लो बल्कि। अगले हैं इनके राजा मंगलेश। कीर्तिवर्मन वन, मंगलेश। ठीक है, मैं इंपॉर्टेंट राजा लिख रहा हूँ। कई बार ना ऐसे पूछ लिया जाता है कि राजा मंगलेश किस वंश के थे, तो मैं इसलिए इंपॉर्टेंट नाम लिख के छोड़ रहा हूँ। ये आपके वातापी वंश के थे, चालुक्यों के। ठीक है, ये सारे जो राजा है ना कहीं महान थे। इनके बारे में हम ज्यादा लिख नहीं रहे, लेकिन इन्होंने काफी भूभाग को जीता और चालुक्य एम्पायर को बहुत बढ़ा करके लिखा है इन्होंने। ठीक है, तो जयसिंह के बाद कीर्तिवर्मन, कीर्तिवर्मन है, कीर्तिवर्मन प्रथम, मंगलेश, और तीसरा अगले राजा रखना पुलकेशिन दो। इनके बारे में लिखेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट राजा हमारे लिए है। द्वितीय, इनका टाइम पीरियड 609 से 642 एडी है। टाइम पीरियड भी याद रख लेना इनका। ठीक है, पुलकेशिन दो 609 से 642 एडी।
ठीक है, देखो इनकी जानकारी पुलकेशिन टू के राज की जानकारी हमें किस अभिलेख से मिलती है? कल लिखा था मैंने आपको, हर्षवर्धन में लिखा था ना आपको कि हर्षवर्धन के हारने की जानकारी मिली है इस अभिलेख से। कौन सा अभिलेख है वो? तुम लोगों ने पहले पढ़ा है, तुम तीनों लास्ट में पहले पढ़ रखी है हिस्ट्री ना? पहले पढ़ रखी है तुम लोगों ने हिस्ट्री? तुमने पढ़ी है शायद, नहीं पढ़ी है? अच्छा वो दूसरा है, तुमने पढ़ी है? अच्छा अच्छा। देखो, अगर आपने, अब आपने पढ़ लिया ना, आप अब कुछ चीजें आपने पढ़ ली ना हिस्ट्री में, कुछ चीजें कभी मत भूलना, क्योंकि ये चीजें अगर नहीं भूल रहे हो आप, तो मतलब आपको कोई सीरियस कैंडिडेट समझेगा ही नहीं, बोलेगा बस टाइम पास कर रहे हैं। जैसे मैं पूछूं कि जूनागढ़ अभिलेख किसका है, आपको नहीं पता कि रुद्रवन का है या फिर पहला संस्कृत अभिलेख है, तो आपकी तैयारी शून्य है। ठीक है, वैसे ही अगर मैं बोलूँ ना ऐहोल अभिलेख किसका है, तो सभी को पता होता है ऐहोल अभिलेख पुलकेशिन टू का है। इसके जो शासक थे वो बेसिकली दरबारी कवि थे, रवि कीर्ति ने लिखा था, इसकी भाषा संस्कृत है, लिपि इसकी दक्षिणी ब्राह्मी है। ठीक है, तो ये सब मैं आपको लिखाऊंगा। तो पुलकेशिन टू की जानकारी हमें जो मिलती है वो ऐहोल अभिलेख में मिलती है। ठीक है, तो ये कुछ अभी इंपॉर्टेंट अभिलेख है, कभी मत भूलना आप। जैसे प्रयाग प्रशस्ति हो गया, आपको पता होना चाहिए समुद्रगुप्त की है। ठीक है, जैसे बोलूं कि पहली बार आपको सती का उल्लेख किस अभिलेख में मिला है? ऐरान अभिलेख में मिला है 510 एडी में, जहाँ पे राजा भानुगुप्त की पत्नी ने सती किया था। तो ये चीजें भूलना मत, ये बहुत इजी चीज है। हो सकता है आप वो भूल जाए कि बिलसाड़ किसका है, या फिर बाकी चीज भूल जाए, तो वो याद रहे तो बेटर है, पर ये तो बिल्कुल श्योर शॉट होना चाहिए आपको तैयारी कर रहे हैं अगर आप। ठीक है, तो पुलकेशिन टू के बारे में हम लिखेंगे, इनके थोड़ा उस अभिलेख की बात करते हैं, और आसपास के किस राजाओं को हराया वो भी याद रखना है आपको। जैसे कि मैं आपको इसमें बताऊंगा कि इन्होंने कदम वनवासी एक इलाका है आसपास का, उसके एक वहां पे डायनेस्टी थी, छोटी डायनेस्टी थी लेकिन स्ट्रांग थी, कदम्ब, उन्हें हराया। या फिर मैसूर में गंग राजा थे, उन्हें हराया। तो क्वेश्चन कई बार ऐसे भी आता है कि जो कदम्ब वंश था वो किस इनमें से किस जगह पे स्थापित हुआ था? वो वनवासी भी स्थापित हुआ था। ठीक है, या फिर मैसूर में किन राजाओं का राज था? वो गंग राजाओं का राज था। ठीक है, बाद में चल के जब पूछा जाता ना कि उड़ीसा में किन राजाओं का राज था, वो गजपति वंश की वहां पे वो थी, राजधानी हुआ करती थी। तो ये छोटे मोटे पॉइंट वन वर्ड में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको कई पैराग्राफ में लिखा रहा होता तो मार्क करके याद कर लिया करो उसे। ठीक है, तो लिखते हैं इनके बारे में, पुलकेशिन टू के बारे में लिखना। ये इस वंश के सबसे महान शासक रहे हैं। सबसे महान शासक रहे हैं। इनकी जानकारी, इनकी जानकारी ऐहोल अभिलेख से प्राप्त होती है। ऐहोल अभिलेख से प्राप्त होती है। आगे लिखना। आ, इस अभिलेख को, इस अभिलेख को उनके दरबारी कवि रवि कीर्ति, इस अभिलेख को उनके दरबारी कवि रवि कीर्ति द्वारा, उनके अभिलेख उनके दरबारी कवि रवि कीर्ति द्वारा संस्कृत भाषा, संस्कृत भाषा और संस्कृत भाषा और दक्षिणी ब्राह्मी लिपि पे लिखा गया था। आगे लिखा। इस अभिलेख से हमें जानकारी मिलती है कि, से हमें जानकारी मिलती है कि पुलकेशिन द्वितीय ने, पुलकेशिन द्वितीय ने
पुलकेशिन द्वितीय ने वनवासी के कदम्ब शासक, शासक को लिख देना, बल्कि वनवासी के कदम्ब शासकों, वनवासी के कदम्ब शासकों। अगला लिखना मैसूर के गंग शासकों, ठीक है, मैसूर के गंग शासकों। तीसरा लिखना कोंकण के मौर्य शासकों, कोंकण के मौर्य शासकों एवं कनारा के कनारा के अलूपा शासकों को परास्त किया। ठीक है, बनवासी के कदम्ब शासकों, मैसूर के गंग शासकों, कोंकण के मौर्य शासकों एवं कनारा के अलूपा शासकों को परास्त किया। आगे लिखना इसके अतिरिक्त उन्होंने हर्षवर्धन एवं पल्लव शासक महेंद्र वर्मन प्रथम को भी हराया। हर्षवर्धन एवं पल्लव शासक महेंद्र वर्मन प्रथम को भी हराया। महेंद्र वर्मन प्रथम को भी हराया। हालांकि पल्लव शासक नरसिम्हा वर्मन प्रथम द्वारा पल्लव शासक है भी पल्लव शासक नरसिम्हा वर्मन प्रथम द्वारा पुलकेशिन II को परास्त किया गया। और इसी युद्ध में पुलकेशिन II की मृत्यु हुई। ठीक है, तो इन्होंने पूरी दुनिया को हरा के पूरा दक्षिण भारत जीत लिया था, इनकी मृत्यु। ठीक है, और इन्होंने जिन राजाओं को हराया था वो छोटे मोटे राजा नहीं थे। ठीक है, हर्षवर्धन पूरे उत्तर भारत के सम्राट थे, महेंद्र वर्मन ईस्टर्न भारत के पूरे बहुत बड़े एक पावरफुल किंग थे। इन सबको हरा के एक साम्राज्य ने स्थापित किया, विस्तारित किया। हालांकि लास्ट में उन्हें नरसिम्हा वर्मन ने हराया। और मैं आपको लिखा चुका हूं कि नरसिम्हा वर्मन ने पुलकेशिन द्वितीय को हराया, वहां जाके उनकी राजधानी को जीता, और इसलिए उनकी उपाधि वातापी कोंडा भी है। ठीक है, ये वातापी याद आ रहा है ना, वातापी लिख रहे हैं ना, क्यों नरसिम्हा वर्मन को कहते हैं ना वातापी कोंडा, मतलब वातापी को जीतने वाला। नरसिम्हा वर्मन ने पुलकेशिन II को हराया था और उपाधि ली थी वातापी कुंडा। ठीक है, तो बाकी देखो ज्यादा हमें पॉलिटिकल ये मत याद रखना ज्यादा किसने किसको हराया, बहुत सारे युद्ध होते थे। इंपॉर्टेंट याद रखना कि हर्षवर्धन को पुलकेशिन II ने हराया था, और पुलकेशिन II को नरसिम्हा वर्मन प्रथम ने हराया था और वातापी कुंडा की उपाधि ली थी। ठीक है, इतनी चीजें आपको याद रहनी है। ठीक है, पुलकेशिन II ये थे। और देखो बाकी चीजें जान लिखा रहा हूँ, वो मैंने लिखा रखा है। ह्वेनसांग जब आए थे हर्षवर्धन के अलावा इनके साम्राज्य में भी आए थे, पुलकेशिन II के टाइम पे भी आए थे, और नरसिम्हा वर्मन प्रथम के भी आए थे, और कारकोट वंश के दुर्लभ वर्धन के टाइम पे भी आए थे। 4 राजा लिखा रखे मैंने आपको। ठीक है, तो पुलकेशिन II थे। अगले राजा लिखना विक्रमादित्य वन। ठीक है, देखो ये महान शासक थे, मैंने इनके बारे में लिखा रखा है कि विक्रमादित्य ने एक के बाद एक पल्लव राजाओं को हराया था। नरसिम्हा वर्मन फर्स्ट को हराया था, महेंद्र वर्मन II को हराया था, परमेश्वर वर्मन प्रथम को हराया था। सर ये विक्रमादित्य है कि विक्रमादित्य, क्या लिखा आपने हिंदी में? कहाँ पे? ये विक्रमादित्य। अच्छा, वही हम द्वितीय पढ़ रहे ना, इसलिए हम हाँ, विक्रमादित्य प्रथम पहले भी लिखा चुका ना मैं। मैंने आपको पल्लव में लिखा है ना कि विक्रमादित्य ने 3 राजाओं को हराया था पल्लव के, तो यहाँ पे रिपीट नहीं कर रहा हूँ, मैं नाम लिख के छोड़ रहा हूँ, विक्रमादित्य। ठीक है, अगले राजा लिखना इनके विक्रमादित्य II।
इनके बारे में भी लिखा रहा हूँ क्योंकि मैंने वहां पे लिखा चुका हूँ आपको कि इनने परमेश्वर वर्मन 2 और नंदी वर्मन 2 को हरा चुके हैं, पल्लव में लिख चुके हैं हम, तो यहाँ पे रिपीट नहीं कर रहे। ठीक है, बेसिकली क्या है, पुलकेशिन 2 ने उन्हें हराया था और बाद में इनकी मृत्यु हुई थी। बाद में इन्होंने पल्लव के 3 राजाओं को हराया, इन्होंने पल्लव को 2 राजाओं को हराया। ठीक है, तो पल्लव और चालुक्यों की लड़ाई में हमेशा अधिकतर बार चालुक्य ही विजेता रहते थे, बड़े भयानक थे ये लोग। ठीक है, अगले राज्य देखना आप, कीर्ति वर्मन 2। कीर्ति वर्मन सेकंड, इनका नाम इंपॉर्टेंट है। ये ना पल्लव के, सॉरी चालुक्य के लास्ट रूलर थे। आ, इन्हें हराया था दंती दुर्ग ने। दंती दुर्ग ने इन्हें हरा के राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की थी। ठीक है, राष्ट्रकूट वंश आगे आगे पढ़ेंगे ना हम, पाल प्रतिहार और राष्ट्रकूट। तो राष्ट्रकूट वंश किसकी जगह पे आया था? चालुक्य की जगह पे, जब इन्हें हराया गया था। ठीक है, तो इसमें लिखना कीर्तिवर्मन सेकंड में ये अंतिम चालुक्य सम्राट थे। ये अंतिम चालुक्य सम्राट थे जिन्हें दंती दुर्ग द्वारा हराकर, या फिर दंती दुर्ग ने हराकर, जिन्हें दंती दुर्ग ने हराकर राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की। ठीक है, इतना क्लियर आपको? देखो फिर बता रहा हूं आपको एक चीज जो हम अभी पढ़ेंगे थोड़ी देर में। तो बेसिकली क्या है ना, देखो जो हम आगे वाला है वो पढ़ेंगे स्टेज, तो मैं आपको कल बता चुका हूं आपको, मोटा मोटा देखेंगे हम। ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं कर रहे हैं डिटेल में। ये ईस्टर्न पार्ट जो है ना, यहाँ पे पाल थे। ठीक है, जो वेस्टर्न पार्ट थे यहाँ पे प्रतिहार थे। ये थे आपके पाल, ये थे आपके प्रतिहार। ठीक है, अब देखिए राष्ट्रकूट दक्षिण ये वाले इलाके में, मोटे इलाके में राष्ट्रकूट थे। ठीक है, अरे इस वाले इलाके में ना थोड़ा, कौन थे? कौन? तेज बोलना। पल्लव तो हार गए ना। अब हम क्या पढ़ेंगे? अब देखो ये है क्या बेसिकली। पाल प्रतिहार ऊपर उत्तर भारत में आ रहे हैं। ठीक है, राष्ट्रकूट चोला अब आ रहे हैं। राष्ट्रकूट और चोला किसे हरा के आ रहे हैं? अभी मैंने क्या लिखा है, राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की? दंती दुर्ग ने। किसे हराया? चालुक्य को। तो ये एरिया वही तो है जहाँ पे पहले चालुक्य रहा करते थे। ठीक है, तो चालुक्य को हरा के वो एरिया किसने घेर लिया? राष्ट्रकूट ने। वैसे यहाँ पे पहले कौन थे? अभी बता रहे थे, कौन थे? पल्लव थे ना। अंतिम राजा अपराजित था पल्लव का, उन्हें आदित्य चोल ने हटा के यहाँ पे चोल वंश की स्थापना की थी ना, तो ये पल्लव थे यहाँ पे पहले। ठीक है, तो हुआ क्या, जहां पे पल्लव थे, पल्लव को हरा के चोल वंश को स्थापना की गई, और जहां पे आपके चालुक्य थे उन्हें हटा के वहां पे राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की गई। उत्तर भारत का तो तुम्हें पता ही है कि हर्षवर्धन के बाद खाली हो गया था स्थान, तो वहां पे पाल प्रतिहार आ जाते। क्लियर है? तो दक्षिण भारत का ये सीन था। अब अगले चैप्टर में ना हम पाल प्रतिहार राष्ट्रकूट और चोल पढ़ेंगे। ठीक है, तो समझ में आ रहा है? क्रोनोलॉजी समझ रहे हो? तो ये हट रहे हैं, चालुक्य पल्लव हट रहे हैं, फिर अगला वंश स्थापित हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे एक सिस्टम चलता है। और फिर अब ये जो है ना, ये वाले जो 4 वंश पढ़ेंगे, इन 4 वंश में हम 750 से लगभग 1100 एडी तक का हिसाब किताब क्लियर कर लेंगे। ठीक है, फिर हमारा सल्तनत काल आ जाएगा मध्यकालीन भारत में। यहां तक क्लियर है? तो ये था। तो बेसिकली ये मैंने आपको बेसिक आइडिया दिया। लेकिन अभी हम बात करें तो वातापी की चालुक्य के अलावा 3 ब्रांचेस और है। ठीक है, इनके बस आपको स्थापन करता और इनकी कैपिटल्स लिखनी है, और 4-5 मैं आपको नोट्स अलग से दूंगा। लेकिन इससे पहले जो वातापी की चालुक्य है ना, मैं बता रहा हूँ कि मेन यही है। अगर चालुक्य की बात आती है ना, जनरलाइज वे में हर कोई बोलता है कि वातापी की चालुक्य, 3 ब्रांचेस का नाम लेगा नहीं कोई। इनके कुछ योगदान है। इनका योगदान क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट इनका योगदान जो है, पल्लवों का योगदान क्या था? उन्होंने कौन सी टेंपल आर्किटेक्चर की स्टाइल डेवलप की थी? पल्लव ने द्रविड़ की थी, बिल्कुल सही। वैसी
चालुक्य द्वारा एक मंदिर शैली का निर्माण किया गया था, उसे बोलते हैं वेसर मंदिर शैली। ठीक है। तो जैसे चालुक्य वो सॉरी जैसे पल्लव बोले आता है ना, अगर क्वेश्चन आता है कि द्रविड़ शैली द्रविड़ निर्माण की मंदिर शैली का प्रारंभ किसने किया, तो पल्लवों ने किया। वैसे अगर पूछा जाए कि वेसर शैली के मंदिर निर्माण का प्रारंभ किसने किया, वो वातापी के चालुक्य ने किया। ठीक है। तो ये होती क्या बेसिकली, आपको आर्ट एंड कल्चर में पड़ेगा। आपको मैं इसके जो मंदिर इंपॉर्टेंट है कहाँ पे है वो लिखा देता हूँ। ठीक है। तो प्रीमियम बहुत काम आता है, तो पैराग्राफ बदल के लिखना। क्लियर है, आपको समझ में आ रहा है? तो लिखना इसमें चालुक्य वंश द्वारा। सर कोई मतलब हेडिंग नहीं बनाएंगे, ऐसे ही पॉइंट डाल के लिख। वैसे डाल लो अगर डालना है आपको, तो क्या स्थापत्य कला, स्थापत्य होते हैं, स्थापत्य कला डाल लो अगर डालनी है आपको हेडिंग। पर वैसे लिख लो तो वैसे लिख लो, क्योंकि हेडिंग के साथ नहीं लिख रहे हैं। अगर वो आपको हेडिंग डालनी है स्थापत्य कला डाल लो। मैं केवल मंदिर शैली लिखा रहा हूँ, बाकी पूरी डिटेल में स्थापत्य कला नहीं लिखाऊंगा, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट नहीं है। आर्ट एंड कल्चर में पढ़ लोगे वो। ठीक है। उसमें लिखना चालुक्य वंश द्वारा मंदिर निर्माण की, मंदिर निर्माण की वेसर शैली का प्रादुर्भाव किया गया। वेसर शैली का प्रादुर्भाव किया गया, जिसके मुख्य मंदिर निम्न प्रकार से हैं। ठीक है। सबसे फेमस ये वाला ही इनका लाड खान मंदिर, ऐहोल, कर्नाटका। ठीक है। अगला लिखना इनका दुर्गा मंदिर, ये भी ऐहोल कर्नाटका में है। एक है कुची मलीगुड़ी, कुची मलीगुड़ी, ये भी ऐहोल, हम सारे में ऐहोल के लिख रहे हैं अभी। ठीक है। कुची मलीगुड़ी मंदिर, ऐहोल। एक है आपका मेगुती का जैन मंदिर, ये भी ऐहोल कर्नाटक है। ठीक है। तो ऐहोल में चार इंपॉर्टेंट मंदिर बनाए इस शैली के, लाड खान मंदिर, दुर्गा मंदिर, कुची मलीगुड़ी मंदिर और मेगुती का जैन मंदिर। ठीक है। मेगुती का जैन मंदिर, ये चार मंदिर इंपॉर्टेंट है वेसर शैली के, जो कि ऐहोल में बनाए गए हैं। अगला लिखना आप मेलगुट्टी, मेलगुट्टी शिवालय मतलब शिव मंदिर है। मेलगुट्टी शिवालय, ये है आपका वातापी कर्नाटका में। मेलगुट्टी शिवालय वातापी कर्नाटका में है ये। ठीक है। वातापी मतलब बादामी, एक ही जगह का नाम है, वातापी बादामी एक ही जगह है। अगला लिखना पापनाथ मंदिर, पट्टडक्कल। ठीक है। पापनाथ मंदिर, पट्टडक्कल, कर्नाटका। संगमेश्वर मंदिर, पट्टडक्कल, कर्नाटका। लिखना विरूपक्ष मंदिर,
पट्टडकल कर्नाटका, ठीक है। पापनाथ मंदिर, संगमेश्वर मंदिर और विरूपक्ष मंदिर, तीनों के तीनों पट्टडकल कर्नाटका में है। ठीक है, पट्टडकल कर्नाटका में है। कई बार क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाता है कि पट्टडकल मंदिर समूह किस वंश के हैं? तो पट्टडकल के मंदिर है सर, इन्हें बोलते हैं पट्टडकल मंदिर समूह, तो ये चालुक्य वंश के आ जाएगा अंदर, ठीक है। तो ये आपके कुछ मंदिर समूह, मंदिर छोड़ना मत, मंदिर बहुत पूछे आते हैं एंशिएंट में अगर पूछेंगे। क्लियर है आपको? तो ये हमारे वातापी के चालुक्य थे। अब हम ना एक एक दो दो लाइनें लिख लेते हैं, व्यंग्य के चालुक्य, पश्चिम के चालुक्य, कल्याणी के चालुक्य, और आखिर में आपके वो आपके कौन सा आ जाएंगे, अहिल्याबाड़ के चालुक्य जो सोलंकी वंश के थे। ठीक है, तो पहला एक लिखना सब हेडिंग, व्यंग्य के चालुक्य। व्यंग्य के चालुक्य। ऐसे लिख लो बेसिकली, व्यंग्य के चालुक्य। मैं ज्यादा राजा वगैरह नहीं लिखा रहा हूं उनके, थोड़ा जिसकी जरूरत होगी वो लिख लेंगे। व्यंग्य के चालुक्य लिख लेंगे। क्षेत्र कौन सा है? उड़ीसा। ठीक है, इनकी कैपिटल कौन सी है? व्यंगी इनकी कैपिटल का ही नाम है, व्यंगी राजधानी है इनकी। ठीक है, स्थापन करता है इनके विष्णुवर्धन। ठीक है, व्यंग्य चालुक्य उड़ीसा का क्षेत्र है, कैपिटल व्यंग्य, स्थापना करने वाले विष्णुवर्धन है। स्थापना विष्णुवर्धन की सहायता करने के लिए पुलकेशिन टू गए थे। व्यंग्य का एरिया पल्लवों के अधीन था, पल्लवों को हरा के उन्होंने ये क्षेत्र जीता था और वहां पे अपने वंश की स्थापना की थी, व्यंग्य के चालुक्य कहलाए वो, ठीक है। तो पहले थे आपके व्यंग्य के चालुक्य, फिर अगले हैं आपके कल्याणी के। कल्याणी क्योंकि पश्चिमी भाग है तो हमेशा याद रखना, इन्हें पश्चिम के चालुक्य भी कहते हैं। ठीक है, इनका क्षेत्र हो गया महाराष्ट्र वाला। ठीक है, क्षेत्र इनका महाराष्ट्र। अगले लिखना, मतलब इसमें लिखना, इनकी राजधानी जो पहली राजधानी थी, इनकी दो राजधानी थी। एक थी मान्य खेत या फिर मलखेड़ भी कहते हैं इसे, ठीक है। ठीक है, मान्य खेत मलखेड़ की राजधानी थी। और इसकी वैसे कल्याणी पूछेंगे नहीं, इनकी राजधानी कल्याणी भी थी, पर नाम में ही कल्याणी है तो वैसे पूछते नहीं है। तो इनकी राजधानी लिखना मान्य खेत या मलखेड़ इनकी राजधानी थी। ठीक है, पूछा गया कई बार कि मान्य खेत मलखेड़ किसकी राजधानी थी। इसके जो फाउंडर थे वो लिखना भीम प्रथम। भीम प्रथम इसकी स्थापना करते थे। बाकी इसके बहुत सारे राजा इंपॉर्टेंट है, पर नहीं लिखते इसके बारे में कुछ। ठीक है, बाकी छोड़ सकते हैं, इनके राजा इंपॉर्टेंट है पर आपके प्री के मतलब के लिए नहीं, हिस्ट्री वालों के लिए ठीक है। ठीक है, तो ये लिख लो। और तीसरे लिख लो आप अहिल्यवाड़ के चालुक्य। ठीक है, अहिल्यवाड़ के चालुक्य के बारे में याद रखना, इन्हें सोलंकी भी कहा जाता है, इन्हें गुजरात के सोलंकी वंश भी कहा जाता है। ठीक है, तो ब्रैकेट में लिखना सोलंकी वंश। अब क्वेश्चन कभी आया कि भाई सोलंकी वंश कौन थे? अहिल्यवाड़ के चालुक्य को सोलंकी कहा जाता था। इनका एरिया हो गया आपका गुजरात वाला इलाका। ठीक है, एरिया देखो गुजरात। कैपिटल इनकी अहिल्यवाड़ी है, ठीक है। कैपिटल अहिल्यवाड़।
और इसके जो स्थापना करता है, इनका नाम था भुवड़। भुवड़ भुवड़, इनकी स्थापना की थी भुवड़ ने। क्लियर यहाँ तक? तो ये इनकी राजधानी स्थापना करता, याद रखना। ठीक है, इनमें ना देखो एक से एक महान शासक आए, सच में महान शासक, कि बहुत बड़ा उनने दानी वाले दान कर्म किए, बहुत बड़ा एम्पायर बनाया, बहुत विद्वान उनके दरबार में थे। पर आपके लिए वो इंपॉर्टेंट नहीं है, तो एक काम करो, मैं 4-5 नोट दे देता हूं आपको नीचे, कि जो इंपॉर्टेंट आ जाए, कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन थे वो अगर पूछे जाए तो वो लिख लो आप। ठीक है, तो लिख लेना नोट्स। मैं आपको 3-4 नोट्स देता हूँ इनके संदर्भ में, जो पूछे जा सकते हैं प्री में। ठीक है, तो लिखना नोट्स। नोट में, पहले नोट में लिखना, एक तरफ लिखना आप ऑथर, और दूसरी तरफ बुक। एक कॉलम बनाना ऑथर का, ऑथर को क्या लिखते हैं, लेखक, और उसके आगे लिखना उनकी पुस्तक। सबसे पहले लिखना लेखक मेरुतुंग। 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 इनकी किताब का नाम है प्रबंध चिंतामणि। प्रबंध चिंतामणि। ठीक है, और इसमें ब्रैकेट में यहाँ पे लिख सकते हो नोट्स पे, कल्याणी के चालुक्य राजा थे एक, किंग तेला सेकंड के दरबार कवि। ठीक, कई बार यह पूछ लिया जाता है कि मेरुतुंग किस शासक के दरबार कवि थे, तो मेरुतुंग ने प्रबंध चिंतामणि किताब लिखी है। ये कल्याणी के चालुक्य राजा तेला दो के वो थे, आपके दरबार कवि। अगले लिखना बिल्हण। इनकी किताब का नाम है विक्रम देवचरित। विक्रम देवचरित। ठीक है, अगले राइटर है विज्ञानेश्वर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, विज्ञानेश्वर। इनकी किताब का नाम है मिताक्षरा। मिताक्षरा। अरे ये दोनों के दोनों ना, कल्याणी के चालुक्य राजा विक्रमादित्य सिक्स के दरबार कवि थे। ठीक है, देखो बिलड़ ने लिखी है विक्रम देव चरित, विज्ञानेश्वर ने लिखी है मिताक्षरा, और ये दोनों ही कल्याणी के चालुक्य राजा विक्रमादित्य सिक्स के दरबारी कवि रहे हैं। अब देखना, मिताक्षरा का नाम सुना आपने कभी? सुना है मिताक्षरा का नाम? ठीक है, मिताक्षरा के ऊपर एक एरो बना के एक चीज लिख लो, मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, इसमें लिखना, मिताक्षरा के बारे में लिखना, यह याज्ञवल्क्य स्मृति पर, याज्ञवल्क्य स्मृति पर, याज्ञवल्क्य स्मृति पर लिखी गई एक टिप्पणी है।
एक टिप्पणी है जो कि वर्तमान में हिंदू धर्म शास्त्रों का आधार है। आधार है। सर एक बार लाइन पूरी रिपीट कर दी। क्या बोला मैंने? नहीं, मैंने क्या बोला? उससे पहले लाइन शुरू कहाँ से की थी मैंने? सर अच्छा, मेरा जोकी के बाद छूटा है, मतलब यह यहाँ टिप्पणी है। हाँ हाँ, टिप्पणी के बाद छूट गया। या केवल स्मृति पर लिखी गई टिप्पणी है जो कि वर्तमान में हिंदू धर्म शास्त्रों का आधार है। बताऊंगा, इसे कंप्लीट करके बताता हूँ। वर्तमान में हिंदू धर्म शास्त्रों का आधार है। एक लाइन और जोड़ना है इसमें, बहुत अलग से पॉइंट पर लिख लेना इसमें। इसके अतिरिक्त जिमुत्वाहन जिमुत्वाहन द्वारा रचित दया भाग जिमुत्वाहन द्वारा रचित दया भाग जिमुत्वाहन द्वारा रचित दया भाग भी वर्तमान में भी वर्तमान में हिंदू धर्म शास्त्रों का आधार है। ठीक है, मैं बताता हूँ इन दोनों किताबों की बहुत बड़ी अहमियत है भारत की उसमें। अब वो अहमियत क्या है वो बता रहा हूँ आपको। लिख दिया आपने? ठीक है। देखो, पुराने जमाने में एक ऋषि याज्ञवल्क थे। याज्ञवल्क, मनु, नारद, ये स्मृति लिखा करते थे। स्मृति मतलब कोड ऑफ कंडक्ट, लॉ, जैसे आज के दिन चलते हैं ना, आईपीसी लॉ, सीआरपीसी लॉ, या फिर ये कि आप बाइक चलाएंगे तो हेलमेट पहनना होगा, आप ये करेंगे तो करना होगा। उस समय से कानून नहीं होते थे। उस समय बड़े बड़े ऋषि अपने किताबों में लिख लेते थे कि हमारे भगवान के शब्द है कि भाई एक व्यक्ति एक ही शादी करेगा, ठीक है, या फिर शादी की उम्र ये होगी, मतलब कुछ भी ये नियम कानून लिख लेते थे। तो इन नियम कानूनों को स्मृति कहते थे। और में सबसे ज्यादा स्मृति चलती थी तो याज्ञवल्क्य की स्मृति। ठीक है, याज्ञवल्क्य की स्मृति में जो लॉ लिखे गए थे वही माने जाते हैं पूरे भारत में। ठीक है। आगे चल के याज्ञवल्क्य की स्मृति में दो टिप्पणी लिखी गई, मतलब उनका मॉडिफाई किया गया टाइम के हिसाब से। एक क्या पे विज्ञानेश्वर साहब ने लिखी, उन्होंने मिताक्षरा। एक क्या जिमुतवाहन साहब ने, उन्होंने लिखी दया भाग। ठीक है। इसमें क्या है, भारतीय सोसाइटी के नियम कानून दिए गए, जैसे विवाह में मंत्र वगैरह क्या होते हैं, विवाह में 7 फेरे में क्या होगा, ये सब चीजें जो है ना, ये सब इन किताबों में लिखी गई है। बस अंतर क्या है, मिताक्षरा पूरे भारत में, रेस्ट ऑफ इंडिया में चलती है। और ये जो है ना, ईस्ट इंडिया, वेस्ट बंगाल की साइड ये चलती है दयाभाग। भारत में अभी पूरे भारत में मिताक्षरा के हिसाब से हमारे धार्मिक कानून बंदे होते हैं, और दयाभाग में पश्चिम बंगाल में होता है। ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा दिया कि विज्ञानेश्वरी की मिताक्षरा बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, और ऐसी मिलती जुलती सर किताब है। मिताक्षरा कहाँ चलती है? सर मिताक्षरा कहाँ चलती है? ये उत्तर दक्षिण पश्चिम भारत में चलती है, और पूर्वी भारत में दयाभाग चलती है। ठीक है, मतलब ऐसे कोई बिल्कुल सेपरेट बाउंड्री नहीं है, पर मोर और लार्ज ये चलता है हिसाब किताब। ठीक है। तो हमारे जो वर्तमान के धार्मिक ग्रंथ है, हमारे धार्मिक उसूल है, मंत्र वगैरह है, सब दयाभाग और मिताक्षरा से आए हैं। ठीक है। तो इसलिए मैंने आपको लिखा है कि अभी भारत में हिसाब किताब मिताक्षरा दयाभाग से चलती है, और बहुत इंपॉर्टेंट किताब है। बहुत बार पूछा जाता है, बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, याद रखना आप। ठीक है। तो हम ये कुछ वो लिख रहे थे, क्या बोल रहे थे, ऑथर किताब लिख रहे थे ना, अभी कॉलम है पे आपको बनाओ। ठीक है, एक और लिख लो, उस पे लिखना सोमेश्वर 3। थ्री, तृतीय। सोमेश्वर 3। इनकी किताब का नाम है मानसोल्लास। मानसोल्लास। ठीक है, एक और किताब लिखी इनकी, उनका नाम है अभिलाषी तार्थ चिंतामणि।
अभिलाषितार्थ चिंतामणि, ठीक है, दोनों ही संस्कृत भाषा में है। ठीक है, अरे सोमेश्वर थ्री ना बड़े विद्वान व्यक्ति माने जाते हैं। असल में राजा, मैं बताता हूँ कौन है। ये बड़े विद्वान राजा थे। इनकी जो किताबें थी ना, पॉलिटी पे, इकोनॉमिक पे, एडमिनिस्ट्रेशन कैसा चलना चाहिए, फाइनेंस सिस्टम कैसा चलना चाहिए, वैसे बनी है। खासतौर पे अभिलाषी तार चिंतामणि तो बहुत अच्छी किताब है उसके लिए। ठीक है, और ये थे कौन? ये सोमेश्वर थ्री थे आपके पश्चिम लिख रहे थे, हम कल्याणी लिख रहे थे। ठीक है, कल्याणी के चालुक्य राजा थे। ठीक है, तो ये महान एक राजा थे, कल्याणी के चालुक्य राजा, जिनने दो महान किताबें लिखी है। ठीक है, सोमेश्वर थ्री। क्लियर है? अब एक दो नोट और लिख लो, ऑथर के नहीं है, अलग से नोट लिखना लिखना। अहिल्यवाड़ के चालुक्य राजा भीम प्रथम, ठीक है, भीम प्रथम एक कल्याणी के चालुक्य वंश के संस्थापक भी थे, लेकिन ये अहिल्यवाड़ के राजा। ठीक है, अहिल्यवाड़ के चालुक्य राजा, ठीक है, पहले ही बोल चुका हूं, अहिल्यवाड़ के चालुक्य को हम सोलंकी भी कहते हैं। अहिल्यवाड़ के चालुक्य राजा भीम प्रथम के शासन के दौरान वो संस्थापक था, वो अलग है, ये अलग है। हाँ, दोनों का नाम भीम प्रथम है। के दौरान दो दौरान दौरान दो व्यक्तियों, वस्तुपाल एवं तेजपाल, भाई थे जहां तक मुझे याद आ रहा है, वस्तुपाल एवं तेजपाल द्वारा, वस्तुपाल एवं तेजपाल द्वारा दिलवाड़ा के दिलवाड़ा के जैन मंदिर समूह, दिलवाड़ा के जैन मंदिर समूह, ब्रैकेट में लिखना माउंट आबू राजस्थान। ठीक है, भीम प्रथम, भीम प्रथम के शासन के दौरान दो व्यक्तियों, वस्तुपाल एवं तेजपाल द्वारा दिलवाड़ा के जैन मंदिर समूह, ब्रैकेट में लिखना माउंट आबू राजस्थान, का निर्माण कराया गया, का निर्माण कराया गया। क्लियर है? देखो इसमें कई क्वेश्चन इस लाइन में बनते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये आप लोगों के लिए कि दिलवाड़ा के जैन मंदिर कहाँ स्थित है? माउंट आबू राजस्थान में स्थित है। ठीक है, कई बार ये आता है कि दिलवाड़ा में कौन से कौन से धर्म के मंदिर है? तो जैन मंदिर है। ठीक है, किसने बनाए? वस्तुपाल और तेजपाल ने बनाए। राजा कौन था? भीम प्रथम था। और कई बार आता है किस वंश के दौरान बने, तो वंश में ना वहां पे वो नहीं लिखते कि अहिल्यवाड़ के चालुक्य, वो लिखेंगे कौन सा वंश। तो मैं पहले ही बता चुका हूं, सोलंकी भी कहते हैं। तो जो कॉमन परसेप्शन है, कॉमन भाषा में हम बोलते हैं ना, हम बोलते हैं कि बेसिकली दिलवाड़ा की जैन मंदिरों का निर्माण सोलंकी वंश के कार्यकाल के दौरान हुआ। ठीक है, तो इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि सोलंकी भी याद रखना, आपको पूछा जाता है, सोलंकी वंश लिखते हैं वहां पे, स्पेशली मेंशन करेंगे सोलंकी का। क्लियर इतना? भीम प्रथम देखो इंपॉर्टेंट व्यक्ति रहे, इन्हीं के टाइम पे एक महत्वपूर्ण घटना घटी, और लिखना इसमें, इसी में लिखना, भीम प्रथम के शासन के दौरान ही, शासन के दौरान ही महमूद गजनी ने, महमूद गजनी का नाम सुना होगा आप लोगों ने शायद, भारत पे आक्रमण करता हो, महमूद गजनी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया। सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया। क्लियर है? ठीक है, तो ये याद रखना, महमूद गजनी भारत पे दो आक्रमणकारी आए थे शुरू में, वैसे पहले से आने शुरू हो गए थे, बताऊं अभी उनका नाम अगर कोई आता है।
ठीक है, तो एक तो महमूद गजनी जिसके आक्रमण बहुत इंपॉर्टेंट थे, बाद में मोहम्मद गौरी ने यहाँ पे शासन स्थापित कर लिया था। ठीक है, तो ये है। एक आखिरी नोट लिख लो, अहिल्यावाड़ के चालुक्य राजा चालुक्य राजा मूलराज द्वितीय, मूलराज द्वितीय, मूलराज द्वितीय द्वारा मोहम्मद गौरी को, द्वारा मोहम्मद गौरी को 1178 में, 1178 में गुजरात के युद्ध में हराया गया। एक लाइन और जोड़ दो ना इसी में ही, संभवतः इसी वर्ष मोहम्मद गौरी को, संभवतः इसी वर्ष मोहम्मद गौरी को इसी वंश के राजा, ठीक है, अहिल्यावाड़ वंश के राजा भीम टू द्वारा भी हराया गया। भीम टू द्वारा भी हराया गया। देखो मैं इंपॉर्टेंट क्यों बोल रहा हूँ इसे, देखो मोहम्मद गौरी तो थोड़ा बहुत आइडिया आप लोगों को हिस्ट्री का, मोहम्मद गौरी पता है आप लोगों को थोड़ा बहुत? ठीक है, मोहम्मद गौरी ने भारत मंच पे सल्तनत काल की शुरुआत की थी। तो कहते कहते हैं, विवाद तथ्य है कि 1191 में मोहम्मद गौरी भारत आया और 1191 में तराइन के युद्ध में उसे पृथ्वीराज चौहान ने हराया। ठीक है, 1192 के तराइन के द्वितीय युद्ध में उसने पृथ्वीराज चौहान को हराया और वहां से भारत में इस्लामिक शासन की शुरुआत मानी जाती है। ठीक है, लेकिन कहते हैं कि ये मोहम्मद गौरी बहुत पहले से भारत आने का प्रयास कर रहा था। ये 1178 में भारत आ गया था, गुजरात में आ गया था 1178 में। लेकिन जो राजा थे ना मूलराज दो, इन्होंने हरा के वापस खदेड़ दिया था। ठीक है, एक ये है। लेकिन इसमें विवाद है, ये पक्का है कि 1178 में गुजरात आया था, भारत एंटर करने की कोशिश कर रहा था और हार के वापस चले गया था। लेकिन इसमें विवाद है कि भीमराज मूलराज सेकंड ने हराया, भीमराज सेकंड ने हराया। अधिकतर लोग, अधिकतर इतिहासकार बोलते हैं कि मूलराज सेकंड ने हराया, कुछ भीम सेकंड का नाम भी लेते हैं। तो मैंने दोनों चीज लिखा दी आपको कि मूलराज सेकंड ने हराया, लेकिन अधिक हो सकता है, चांसेस ये भी है कि वो पूरा वापस नहीं आया हो, वापस आ गया हो फिर से, और तब तक राजा चेंज हो गया तो भीम सेकंड ने भी हराया। तो दोनों नाम आएंगे तो ठीक है, वरना एक नाम आएगा तो मूलराज टू। ठीक है, तो ये क्लियर है आपको? तो ये हमारी प्राचीन भारत खत्म होती है। अब हम शुरू करते हैं मध्यकालीन भारत। ठीक है, क्लियर है आपको, यहां तक क्लियर है? ठीक है, तो प्राचीन भारत आपकी खत्म है। जितनी चीज मैंने लिखाई है आपको, इन्हें ढंग से रट लो, पढ़ लो। चांसेस आर कि मोस्ट प्रॉब्ली इससे ही क्वेश्चन बनेगा। मैं सारे टॉपिक आपको बहुत डीप में कवर करा रखे, प्राचीन भारत ढंग से पढ़ लो। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं मध्यकालीन भारत। तो हेडिंग दो अपनी, अभी टाइम है हम पे थोड़ा। मध्यकालीन भारत, सर मध्यकालीन में ओरल समझाएंगे कि लिखाएंगे भी अभी आज? मैं थोड़ा लिखाऊंगा अभी, थोड़ा मैं आपको आइडिया देता हूँ। मैं आपको थोड़ा ना टाइमलाइन देता हूँ। देखिए मैं इसमें क्या क्या कराऊंगा आपको। सबसे पहले हम शुरू करेंगे, इसे बोलते हैं हम त्रिपक्षीय संघर्ष काल। ठीक है, त्रिपक्षीय संघर्ष काल, ये पीरियड है लगभग लगभग 750 से 1000 एडी तक का। ठीक है, 750 1000 एडी का। और इसमें जो मेन राजा है हमारे, मतलब मेन जो वंश है वो हम जो पढ़ेंगे वो है, ठीक है, त्रिपक्षीय, त्रिपक्षीय संघर्ष समझ रहे हो? मतलब तीन पक्ष जिनके बीच लड़ाइयां चल रही है, वो मैंने आपको जो बता ही चुका हूं, वो है पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट। ठीक है,
तो ये आपका हम यहाँ से शुरुआत करेंगे, छोटा सा टॉपिक है, मतलब बड़ा टॉपिक अच्छा था। इसके बाद ना देखो हम एक वंश कर लेंगे जिन्हें हम जानते हैं चोल वंश, ये अलग से करते हैं हम। ठीक है, चोल वंश करेंगे हम। ठीक है, चोल वंश के बाद में थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा इस्लामिक आक्रमण शुरू हो जाएंगे, जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे महमूद गजनी का आक्रमण। ठीक है, इसमें ज्यादा कोर्स में है नहीं हमारे, लेकिन थोड़ा बता दूंगा। महमूद गजनी के आक्रमण की बात करेंगे हम। ठीक है, फिर आपके मोहम्मद गौरी आ जाएंगे। तो मोहम्मद गौरी के आने के बाद भारत में क्या शुरू हो जाती है? सल्तनत काल। सल्तनत काल। ठीक है, इनके बीच में जो ना थोड़े मोड़े जो होते हैं ना, कि गैडवाल वंश आया और तोमर वंश आ गया, सब इसके बीच में चलेगा आपका। ठीक है, महमूद गजनी के बाद हम सल्तनत काल पढ़ेंगे, जहां से मोहम्मद गौरी आते हैं। और ये बड़ा टाइम पीरियड खत्म करेंगे 1192 से लेके 1526 तक आपका सल्तनत काल ही चलेगा। ठीक है, इसमें सल्तनत काल में आपके जो छोटे मोटे वंश, खिलजी, गुलाम, ये सब, और बड़े बड़े छोटे छोटे सब इसमें कवर हो जाएंगे। बड़ी बड़ी चीजें बता रहा हूं आपको। और सल्तनत काल के बाद जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ते हैं हम मुगल काल। ठीक है, मुगल काल पढ़ेंगे हम 1526 से जब तक औरंगजेब की डेथ नहीं हो जाती 1707। ठीक है, इसमें हम जाट वाले जो साम्राज्य बने हैं, राजपूत कहाँ बन रहे हैं, छोटे मोटे राजपूत किंग, तोमर वोमर, ये सब चीजें, ये सब हम इसमें कर लेंगे अंदर ही अंदर कवर। ठीक है, इसमें अलग से हेडिंग देंगे, अंदर अंदर सब कुछ कवर हो जाएगा। तो मेन हमारे त्रिपक्षीय त्रिपक्षीय संघर्ष काल होगा, चोल वंश होगा, फिर आपका सल्तनत काल और मुगल काल। इन 4 हेडिंग में पूरे मध्यकालीन भारत खत्म हो जाती है, छोटी मोटी चीज इसमें आ जाती है। ठीक है, तो हेडिंग डालो आप, त्रिपक्षीय संघर्ष काल। हेडिंग डालना त्रिपक्षीय संघर्ष काल। टाइम पीरियड इज फ्रॉम 750 टू 1000 एडी। क्लियर इतना? ठीक है, त्रिपक्षीय संघर्ष काल करेंगे। मैं बता चुका हूँ त्रिपक्षीय संघर्ष काल में पाल वंश, प्रतिहार वंश और राष्ट्रकूट वंश के बीच में संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होगी। और सबसे पहले लिखेंगे इसमें हम पाल वंश। तो लिखना पाल वंश। ठीक है, पाल वंश कहाँ था, पहले इनका क्षेत्र लिख लो। इनका क्षेत्र है बिहार बंगाल वाला एरिया। इनकी कैपिटल जो है वो है मुंगेर। मुंगेर, मुंगेर। ठीक है, अब इनके ना मैं आपको इंपॉर्टेंट राजा लिखूंगा और उनमें इनका काम खत्म करेंगे। ठीक है, बिहार बंगाल के एरिया, मतलब ईस्टर्न साइड ऑफ बेसिकली ये इंडिया में हो गए, मुंगेर की राजधानी है। इंपॉर्टेंट राजा लिखने शुरू करते हैं। सबसे पहले लिखना आप गोपाल। सबसे पहले लिखना है आप गोपाल। इस पे लिखना सबसे पहले बात, ये इस ये इस वंश के स्थापन करता है। और इन्होंने एक तो स्थापना की थी, और इन्होंने उदंतपुरी बिहार, ये जगह है बिहार में। ठीक है, उदंतपुरी विहार का निर्माण भी कराया था। ठीक है, स्थापना की थी, और उदंतपुरी विहार का निर्माण भी इन्होंने कराया था। देखो, विहार दो चीजें होती है, एक विहार होता है, एक चैत्य होता है बौद्ध धर्म में। विहार क्या होता है पता है आप लोगों को थोड़ा? बुद्ध धर्म में दो सर चीज। हाँ, सर रहने का स्थान।
हाँ या रहने के, पूजा स्थल है रहने के स्थान, लेकिन रहने के स्थान से उसको जोड़ेंगे ना रहने सर? के स्थान देखो दो, हाँ बिल्कुल सही। दो होते, एक चैत्य होते, विहार होते, याद रखना। विहार वो जगह थी जहाँ बुद्धिस्ट भिक्षु रहा करते थे, ठीक है। जैसे वसंत विहार वगैरह देखते हो ना, रहने की जगह होती थी विहार। और जहाँ पे पूजा करते थे वो चैत्य होती थी, ठीक है, कार्ले चैत्य वगैरह, वहां पे पूजा किया करते थे। तो ये बेसिक डिफरेंस है। विहार वो जगह है जहाँ बौद्ध भिक्षु रहा करते थे, और चैत्य वो जगह है जहाँ बौद्ध भिक्षु पूजा अर्चना करते थे, ठीक है। तो देखिए इन्होंने उद्दंतपुरी विहार की स्थापना की। मतलब ये जगह क्या थी, यहाँ पे बौद्ध भिक्षु आके रहते थे, ठीक है। बौद्ध भिक्षु आके यहाँ पे रह रहे हैं, और रह रहे हैं तो बेसिकली क्या है, ये एक इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ एजुकेशन के रूप में डेवलप हो गया, ठीक है। बुद्ध लोग जहाँ पे रहते थे वहां पे धार्मिक गतिविधि भी होती थी, और वहां पे एजुकेशन भी होता था, ठीक है। तो यूनिवर्सिटी टाइप का माहौल बन गया यहाँ पे। तो वो थे गोपाल। अगले राजा लिखना आप, धर्मपाल। ये इस वंश के सबसे महान शासक टाइप के। ठीक है, इनके दो तीन काम लिखेंगे। पहली बात याद रखना, पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट। उस समय देखो कन्नौज पता है आपको, कन्नौज पे कन्नौज कैपिटल थी प्रतिहारों की। लेकिन कन्नौज के लिए बहुत पंगेबाजी चलती रहती है, कन्नौज हमें चाहिए, कन्नौज हमें चाहिए, ठीक है। तो ये पहले पाल राजा थे जिनने कन्नौज पे कब्जा कर लिया था। कन्नौज बनना प्रतिहार के अंडर था। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखना, क्योंकि मैं इनके लड़ाई नहीं लिखा रहा हूँ कि नागभट्ट से लड़े, नागभट्ट ने हराया, फिर ध्रुव ने आके इसको हराया, फिर ध्रुव को इसने हराया, फिर नागभट्ट का बेटा वसराज आ गया। वो लंबी चौड़ी आपके मतलब की नहीं है। बस ये लिखो कि धर्मपाल ने, पहला पॉइंट लिखने के बारे में, इन्होंने कुछ समय के लिए कन्नौज पर कब्जा किया, ठीक है। बेसिकली कन्नौज जीता था इन्होंने कुछ टाइम के लिए। दूसरा लिखना, इनके द्वारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय एवं सोमपुर विश्वविद्यालय, इनके द्वारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय एवं सोमपुर विश्वविद्यालय की का निर्माण भी कराया गया। दोनों बिहार में ही है। ठीक है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय सोमपुर। और सर ये तीसरे, कन्नौज कुछ समय के लिए जीते थे मतलब? फिर हार गए थे। उसके बाद हार गए थे, लड़ाई होती रहती ना, नागभट्ट से जीते, वसराज से हार गए, ध्रुव थर्ड आए, राष्ट्रकूट से उन्होंने तीनों दोनों को हरा दिया, ठीक है। देखो पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट तीनों आपस में लड़ते रहते थे, लेकिन इनमें राष्ट्रकूट सबसे शक्तिशाली थे। अधिकतर तो पाल प्रतिहार लड़ते थे, प्रतिहार ज्यादा इंपॉर्टेंट थे इनमें। लेकिन पाल प्रतिहार लड़ रहे तो अधिकतर मौके में प्रतिहार जीतते थे। लेकिन जब राष्ट्रकूट राजा आते थे वो दोनों को मिलकर हरा देते थे, ऐसा ध्यान रखते हो, ठीक है। तो कन्नौज जीता, विक्रमशिला और सोमपुर विश्वविद्यालय की रचना की, निर्माण किया। और तीसरा है, इन्होंने दो बौद्ध भिक्षु, संत संत ऋषत, दो बौद्ध भिक्षु, संत ऋषत एवं दीपांकर अटीसा, संत ऋषत एवं दीपांकर अटीसा को, इन्होंने दो बौद्ध भिक्षु, संत ऋषत एवं दीपांकर अटीसा को तिब्बत तिब्बत बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु भेजा। क्लियर। और आखिरी पॉइंट जुड़ना इसमें, इनके द्वारा परम सौगात की उपाधि भी धारण की गई। परम सौगात की उपाधि भी धारण की गई। क्लियर था। तो आपको बस इसका देखो, मैं आपको आइडिया होना चाहिए, मैंने आपको एक टाइमलाइन लिखा रखी है ना,
ये टाइमलाइन का आइडिया रखना। हम पहला टॉपिक कर रहे हैं त्रिपक्षीय संघर्ष काल, और हम पाल प्रतिहार और राजपूत कर रहे हैं। सबसे पहले हम पाल कर रहे हैं। पाल में गोपाल धर्मपाल आज हम करके छोड़ते हैं, और बाकी 2-3 राजा अगली क्लास में कर लेंगे, ठीक है। अगली क्लास होगी हमारी थर्सडे को, थर्सडे को, ठीक है ठीक है। 1-2 क्लास में हमारा त्रिपक्षीय युग खत्म हो जाएगा। फिर हम आगे मतलब 3 क्लासों में लग रहा मुझे, थोड़ा अगर तेज करेंगे तो 3 क्लासों के बाद आपका सल्तनत काल शुरू हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ तक कुछ डाउट है किसी को? ठीक है, चलो फिर आज इतना करते हैं। धन्यवाद। कल अगली क्लास में मिलता है आपको।